प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, लेक्चर नंबर 36। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आप मेरे साथ बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वप्रथम हम इस सृष्टि के संचालक परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। बेटा ध्यान दें, आदर्श राज्य के पतन की हम बात करें, शासन प्रणालियों के वर्गीकरण की हम बात करें प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अनुसार, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या कि प्लेटो का आदर्श राज्य आखिर है क्या। इसके ऊपर मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के ऊपर, तो आप क्रमशः पिछले जो लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं। आज हमको ये समझना है कि भाई प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्या वो आदर्श राज्य स्थापित होने के बाद में स्थायी रहेगा। प्लेटो ने स्वयं ने कहा है अपनी रचना रिपब्लिक के 8वें और 9वीं पुस्तक के अंतर्गत, रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में प्लेटो ने स्वयं ने कहा है कि आदर्श राज्य यदि स्थापित भी हो जाएगा तो वो स्थायी नहीं रह सकता, उसका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि इस सृष्टि पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये बात स्वयं प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में लिखी है, और रिपब्लिक की भी 8वीं और 9वीं पुस्तक में लिखा है। वैसे अन्य विद्वान की बात करते हैं तो उनको ये अध्याय कहते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, लेकिन प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में जो बातें लिखी हैं उनको अध्याय न कह करके पुस्तक की संज्ञा दी है। तो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में आदर्श राज्य के पतन के कारण और शासन प्रणालियों की वर्गीकरण का उल्लेख किया है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को गहराई से समझना हो बेटा, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि 2 किताबों का अध्ययन तो आप जरूर करें। एक तो प्लेटो की रिपब्लिक, दूसरा अरस्तू की पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक कहलाते हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक कहलाते हैं, जबकि अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एक आदर्शवाद की बात करता है, दूसरा यथार्थवाद की बात करता है। मतलब प्लेटो आदर्शवाद की बात करता है जबकि अरस्तू यथार्थवाद की बात करता है। तो हम ये यहाँ समझ पाएंगे कि वास्तविक रूप में यथार्थ और आदर्श में समन्वय स्थापित करके ही मानव अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, और इन दोनों की जानकारी हमें प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की पॉलिटिक्स में ही प्राप्त होगी, इसलिए दोनों का अध्ययन करना निहायत जरूरी है। चलिए बेटा, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आदर्श राज्य के पतन की चर्चा करें उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्लेटो के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो आदर्श राज्य है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं। मानवीय आत्मा के 3 तत्व, 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस, तृष्णा। मेरा संकेत देखें, विवेक, साहस, बाजू, विवेक, साहस और तृष्णा। और प्लेटो कह रहे हैं कि मानवीय आत्मा के इन 3 तत्वों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग बनते हैं। जितने भी समाज में विवेकवान या बुद्धिमान लोग हैं उन सब से मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं दार्शनिक शासक वर्ग। समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है सैनिक वर्ग। समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा या भूख से संबंधित लोग होते हैं उन सब से मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं उत्पादक वर्ग। मतलब प्लेटो ने साफ कर दिया है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व अर्थात विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर ही समाज में, राज्य में 3 वर्ग बनते हैं: दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसलिए मैंने नोट कर दिया है 3 वर्ग। मतलब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों की बात की है: दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य मानवीय आत्मा का विराट रूप है। स्वयं प्लेटो कहते हैं कि राज्य चट्टानों या ओक के वृक्षों से नहीं जन्मा है, बल्कि राज्य मानवीय आत्मा का ही विराट रूप है। और ये मैंने आपको बता दिया कि मानव आत्मा के 3 तत्व होते हैं: विवेक, साहस और मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं: विवेक, साहस और तृष्णा।
इन तीन तत्वों के आधार पर ही समाज में तीन वर्ग बनते हैं। विवेक के आधार पर दार्शनिक शासक वर्ग, साहस के आधार पर सैनिक वर्ग और तृष्णा के आधार पर उत्पादक वर्ग। मतलब मानवीय आत्मा के तीन तत्वों से ही तीन वर्गों का निर्माण होता है। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अब यदि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति न्यायी होंगे, सब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार अपना अपना काम करेंगे तो व्यक्ति न्यायी होंगे। जब सभी व्यक्ति न्यायी हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले जो तीनों वर्ग हैं, तीनों वर्ग भी न्यायी होंगे। और जब तीनों वर्ग न्यायी होंगे, तीनों वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे तो प्लेटो कहते हैं कि ऐसा राज्य, ऐसा समाज न्यायी होगा। प्लेटो ने राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि प्लेटो के समय में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था। ठीक है बेटा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो आधारशिला बताई है वो न्याय बताया है, और आदर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत को बताया है। इसको आप एक त्रिभुज के माध्यम से ले सकते हैं। मतलब ये आदर्श राज्य होगा, इसका जो आधारशिला है वो न्याय है, इसका आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है, और इसके शीर्ष के ऊपर जो शासन करेगा वो दार्शनिक राजा होगा। दार्शनिक राजा मतलब आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। तो ये सामान्य से रूप में मैंने आपको समझा दिया। अब हमको दो बातें समझनी है, आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। चलिए बेटा, मैंने सबसे पहले यहाँ नोट किया है क्या कि आदर्श राज्य स्थापित हो भी जाए तो भी स्थायी नहीं है। मतलब यहाँ स्वयं प्लेटो कह रहे हैं कि अगर आदर्श राज्य स्थापित भी हो जाता है तो वास्तव में वो स्थायी हो ही नहीं सकता। कोई भी शासन प्रणाली दुनिया में स्थायी हो ही नहीं सकती। इसलिए प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, ये आदर्श राज्य भी अगर स्थापित हो जाए तो ये भी स्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन होगा, निश्चित रूप में होगा। नोट करें आप, आदर्श राज्य स्थापित हो भी जाए तो स्थायी नहीं है। मतलब अगर आदर्श राज्य की स्थापना हो भी जाए तो वो स्थायी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि इस दुनिया में, संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील है। नोट करें, इस संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील है। जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो क्या शासन प्रणाली परिवर्तनशील नहीं है? अरे भाई, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसलिए शासन प्रणाली में परिवर्तन होगा। आदर्श राज्य स्थापित हो भी जाएगा तो भी इसमें परिवर्तन होगा। यह बात स्वयं प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक, प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में, रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में आदर्श राज्य के पतन और शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का उल्लेख किया है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई प्लेटो ने आदर्श राज्य के पतन और शासन प्रणाली के वर्गीकरण की चर्चा किन पुस्तकों में की है, तो आपका आंसर होगा 8वीं और 9वीं पुस्तक में। मतलब 8वीं और 9वीं पुस्तक में, रिपब्लिक की 8वीं 9वीं पुस्तक में आदर्श राज्य के पतन और शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का उल्लेख आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो कि सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना अति आवश्यक है। जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को अच्छे समझना चाहते हैं उनको प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन तो करना ही चाहिए। मूल ग्रंथ का, गौरवमयी ग्रंथ का, गौरव ग्रंथ का अध्ययन करना ही चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, वो इसलिए आदर्श है क्योंकि वह आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। अर्थात प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो आदर्श इसलिए है क्योंकि वह आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत मैंने लेक्चर नंबर 35 में अपलोड कर दिए हैं। मूल बात यहाँ है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो आदर्श है ही इसलिए कि इसमें आदर्श सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, और ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिन सिद्धांतों को मानव जाति कभी प्राप्त कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो आदर्श ही नहीं होता जिसको मानव जाति प्राप्त कर ली। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्यों को ये मानव जाति कभी प्राप्त कर भी नहीं सकती है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें बताई हैं जिनको आज तक मानव जाति ने पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्लेटो कह रहे हैं कि जैसे शासक का पतन होता है, क्या
शासक का पतन होता है, सत्ताधारी का पतन होता है, शासक के पतन से राज्य का भी शीघ्र पतन हो जाता है। मतलब जैसे ही किसी शासन प्रणाली में जो शासक होता है, जो सत्ताधारी होता है, उसका पतन हो जाता है, वो मैं कहूँगा कि स्वार्थी हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके राज्य का भी शीघ्र जल्दी से जल्दी पतन हो जाता है। स्वयं प्लेटो कह रहे हैं कि शासक के पतन से राज्य का भी शीघ्र पतन हो जाता है। जैसे सत्ताधारी का पतन होता है, राज्य का भी पतन सुनिश्चित है। ये आप नोट करेंगे प्लेटो के शब्दों में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। प्लेटो ने आदर्श राज्य के पतन के निश्चित क्रम को 5 शासकों में बांटा है। जरा ध्यान दें, प्लेटो ने आदर्श राज्य के पतन के निश्चित क्रम, इसमें बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में हम जाएंगे। ये शासन प्रणालियों का जो मैंने क्रम लिखा है, इनको आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। निश्चित क्रम को 5 शासकों में बांटा है। और शासक के पतन से राज्य का पतन होता है। मैंने पहले बता दिया, शासक का पतन होगा, राज्य का पतन होगा। हाँ, ये जो क्रम है, इस क्रम में आपको जो है अदला बदली नहीं करनी है। इसमें निश्चित क्रमबद्धता है। इसी क्रम से हमको जो है आदर्श राज्य के पतन को समझना है और शासन प्रणाली के वर्गीकरण को समझना है। तो निश्चित क्रम को 5 शासकों में बांटा है। नंबर 1, पहला है राजतंत्र। मतलब यहाँ प्लेटो कह रहे हैं कि राजतंत्र ये शासन प्रणाली से इसकी शुरुआत करते हैं। और प्लेटो कहते हैं कि भी राजतंत्र में जनता को पूर्ण रूप में सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि राजतंत्र के अंतर्गत दार्शनिक राजा शासन करता है। और दार्शनिक राजा जब शासन करता है, चूँकि दार्शनिक राजा जो है विवेक सम्मत होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, तो दार्शनिक राजा विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर शासन करता है। मतलब राजतंत्र में ज्ञान का शासन होता है, ज्ञान की संप्रभुता होती है, बुद्धिमान व्यक्ति का शासन होता है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि राजतंत्र में विवेक प्रधान तत्व होता है। देखो बेटा, मानवीयात्मक 3 तत्व होते हैं ना, विवेक, साहस और तृष्णा। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में विवेक प्रधान तत्व इसलिए है क्योंकि विवेक के आधार पर बनने वाला वर्ग कौन सा है? दार्शनिक शासक वर्ग। दार्शनिक शासक वर्ग। तो यहाँ वास्तविक रूप में दार्शनिक राजा का शासन होगा। किसका शासन होगा? दार्शनिक राजा का शासन होगा। और दार्शनिक राजा का जो प्रधान तत्व है वो क्या है? विवेक है। इसलिए हम कहेंगे कि राजतंत्र में विवेक प्रधान तत्व होगा, क्योंकि यहाँ विवेक अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान के आधार पर शासन किया जाता है। इसलिए राजतंत्र में ज्ञान की संप्रभुता होगी, ज्ञान का शासन होगा, बुद्धि का शासन होगा, बुद्धिमान लोगों का शासन होगा। और इसमें जनता पूर्ण रूप में सुख ही पाएगी, सुख, आनंद, चैन से रहेगी। क्योंकि यहाँ किसी भी रूप में जो राजा होता है, जो दार्शनिक राजा होता है, वो जनता को परेशान नहीं करता है, बल्कि जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, क्योंकि जनता के आनंद में ही वो अपना आनंद तलाशता है। दार्शनिक राजा ये मानकर चलता है कि जनता सुखी होगी तो मैं भी सुखी होऊंगा, जनता का विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा। अब होता क्या है? अब दूसरा जो है शासन प्रणाली आती है कीर्तितंत्र। अब क्या होगा कि अब जो ये राजतंत्र है जिसमें दार्शनिक राजा विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर शासन कर रहा है, लेकिन वही बात है, कोई भी शासन प्रणाली स्थायी नहीं हो सकती और उसमें पतन सुनिश्चित है। तो इसके ऊपर ये बात लागू होगी। कैसे होगी? कि साम्यवाद के परित्याग और व्यक्तिगत संपत्ति के उदय से इस प्रणाली का पतन। मतलब अब क्या होगा? धीरे धीरे जो दार्शनिक राजा है वो क्या था कि साम्यवाद का पालन कर रहा था, इसके साथ में संपत्ति भी नहीं रख रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? साम्यवाद का परित्याग कर दिया गया और फिर जो है व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति रखने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाता है? दार्शनिक राजा का पतन होता है, अर्थात राजतंत्रीय शासन प्रणाली का पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद में क्या होता है? विवेक के स्थान पर यहाँ पर विवेक प्रधान तत्व है, बुद्धि प्रधान तत्व है, ज्ञान प्रधान तत्व है। भाई यहाँ पर जो दार्शनिक राजा है वो विवेक से बुद्धि शासन कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा? कीर्ति तंत्र में चूंकि यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो जाता है और व्यक्तिगत संपत्ति का उदय जैसे हो जाता है तो विवेक के स्थान पर उत्साह का भाव बढ़ जाता है। मतलब इसमें जो प्रधान तत्व है वो विवेक नहीं होता है, बल्कि विवेक के स्थान पर उत्साह का भाव बढ़ जाता है। जैसे ना विवेक,
साहस और तृष्णा। तो इसमें क्या है, साहस तत्व बढ़ जाता है और साहस तत्व से किस वर्ग का निर्माण होता है, सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। अब यहाँ वास्तविक रूप में जब सैनिक वर्ग का निर्माण होता है तो इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, अर्थात विवेक के स्थान पर उत्साह का भाव बढ़ जाता है। और इसमें योद्धा, ध्यान दें, इसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि जो ये कीर्ति तंत्र है, इसको कीर्ति तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो योद्धा होते हैं वो अपनी कीर्ति को और जो है अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करते हैं और अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए राज्य का संचालन करते हैं, इसलिए इसको कीर्ति तंत्र कहा जाता है। इसमें विवेक प्रधान तत्व नहीं होता है, बल्कि विवेक के स्थान पर उत्साह प्रधान तत्व होता है या साहस प्रधान तत्व होता है। मानवीय आत्मा के तीन ही तो तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो चाहे इसको उत्साह कहें या साहस कहें। इसके बाद में हम ये कहेंगे कि यह राजतंत्र का पहला विकार है। मतलब जो ये राजतंत्र जो कि वास्तविक रूप में इसमें विवेक प्रधान तत्व है और दार्शनिक राजा शासन करता है, तो राजतंत्र का जो पहला विकार है वो कीर्ति तंत्र में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजतंत्र में विवेक के आधार पर शासन किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो व्यक्तिगत संपत्ति को स्थान दे देते हैं, साम्यवाद का जो है परित्याग कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उत्साह प्रधान तत्व बन जाता है। तो इसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करने लग जाते हैं, इसलिए यह राजतंत्र का पहला विकार है। मतलब राजतंत्र का जो पतन होता है वो किस रूप में हो जाता है, कीर्ति तंत्र में हो जाता है। राजतंत्र का पतन किस में हो जाता है, कीर्ति तंत्र में हो जाता है। राजतंत्र में विवेक प्रधान तत्व होता है, बुद्धि प्रधान तत्व होता है, इसमें बुद्धि के आधार पर शासन किया जाता है। जबकि राजतंत्र का जब पतन होता है तो कीर्ति तंत्र में होता है। कीर्ति तंत्र में जैसे राजतंत्र का पतन होता है तो इसमें प्रधान तत्व विवेक अर्थात बुद्धि ज्ञान नहीं होता है, बल्कि इसमें जो प्रधान तत्व होता है वह उत्साह या साहस होता है। ठीक है बेटा। अब राजतंत्र से कीर्ति तंत्र में आ जाता है। कीर्ति तंत्र से फिर पतन होता है किसमें, अल्पतंत्र में। तीसरा, कीर्ति तंत्र से अल्पतंत्र में आएंगे। अब कैसे आएंगे बेटा, अल्पतंत्र का प्रधान तत्व काम है, काम, क्षुधा, भूख कहेंगे नहीं, जैसे मानवात्मक तीन तत्व विवेक, साहस और तृष्णा, तो ये तृष्णा ही मानेंगे हम, तृष्णा मानेंगे, काम मानेंगे, क्षुधा मानेंगे। तो अल्पतंत्र का जो प्रधान तत्व है वो क्या है बेटा, काम। मतलब यहाँ तृष्णा, क्षुधा और भूख के ऊपर बल दिया जाएगा। यहाँ वास्तविक रूप में संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी। मतलब यहाँ संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में आ जाएगी और कुछ लोगों के हाथों में जैसे संपत्ति आ जाती है तो अमीरी और गरीबी की खाई गहरी हो जाती है। मतलब अमीर और गरीब की गहरी खाई हो जाती है, या अमीरी और गरीबी में गैप, अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है। इसी को जो है अल्पतंत्र की संख्या, क्या अल्पतंत्र की संख्या दी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ लोग, क्या इसके अंतर्गत कुछ लोग संपत्ति के बल पर, धन के बल पर शासन करते हैं। इसलिए अल्पतंत्र का जो प्रधान तत्व है वो काम है, क्षुधा है, तृष्णा है, भूख है, कुछ भी कह सकते हैं। अब अल्पतंत्र के बाद में इसका अगला जो पतन होता है किसमें होता है, लोकतंत्र में। क्यों होता है लोकतंत्र में? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग संपत्ति के आधार पर शासन कर रहे हैं अल्पतंत्र में। अब क्या होगा कि दरिद्र जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। मतलब अल्पतंत्र में कुछ अमीर लोग शासन का संचालन करते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि अमीरी और गरीबी में गैप बहुत ज़्यादा हो गया, अंतराल हो गया। तो जो गरीब लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, वो क्या करेंगे, दरिद्र जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। किसके खिलाफ? अल्पतंत्र के खिलाफ। मतलब अल्पतंत्र शासन प्रणाली में क्या होगा, क्योंकि इसका पतन भी तो होना है ना भाई, क्रम से पतन ही तो हो रहा है। तो अल्पतंत्र में क्या होगा, दरिद्र जनता में असंतोष उत्पन्न होगा, और जैसे असंतोष उत्पन्न होता है और वे सत्ता को अपने भी कब्जे में कर लेते हैं और लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मतलब जो गरीब जनता होती है वो क्या करती है कि जो धनवान लोग होते हैं उनके विरुद्ध उनमें असंतोष होता है, और असंतोष होता है तो इसका परिणाम वो होता है कि वे सत्ता को अपने कब्जे में कर लेते हैं और लोकतंत्र की स्थापना कर देते हैं। मतलब यहाँ पर अमीर लोगों का शासन है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों में, दरिद्र जनता में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। किसमें? अल्पतंत्र में, अल्पतंत्रीय शासन प्रणाली में। तो अल्पतंत्रीय शासन प्रणाली के विरुद्ध ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं,
अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वे सत्ता को अपने कब्जे में लेकर के और लोकतंत्र की स्थापना कर देते हैं। अल्पतंत्र के बाद में फिर क्या आता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि स्वतंत्रता और समानता तो प्राप्त होती है, स्वतंत्रता और समानता तो प्राप्त होती है, पर अनुशासन और आज्ञा पालन समाप्त हो जाता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग स्वच्छंदता के रूप में करने लग जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसका पतन निरंकुश तंत्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, निरंकुश तंत्र के रूप में होता है। क्यों होता है निरंकुश तंत्र के रूप में, क्योंकि अब लोकतंत्र में क्या होगा कि स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है, स्वतंत्रता का प्रयोग स्वच्छंदता के रूप में किया जा रहा है, कोई किसी को समझता ही नहीं है, और इसमें अनुशासन और आज्ञा पालन के भाव बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। किसमें, लोकतंत्र में अनुशासन और आज्ञा पालन के भाव लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लोकतंत्र में ना कोई अनुशासन ना कोई आज्ञा पालन है, सभी को स्वतंत्रता समानता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है, स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून का पालन किसी भी रूप में नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है, और जैसे अव्यवस्था फैल जाती है लोकतंत्र में, तो फिर एक नेता उठ खड़ा होता है, मतलब फिर एक नेता उठ खड़ा होता है, और वो एक नेता उठ खड़ा होता है तो वो जनता से आश्वासन और वायदा करता है, जनता का आश्वासन देता है, जनता से वायदा करता है कि मैं आपके कष्टों को आपके दुखों को दूर कर दूंगा। लोकतंत्र में एक नेता खड़ा हो जाता है। फिर अब जैसे वो आश्वासन और वायदा करता है कि भाई जनता के कष्टों को मैं दूर करूँगा, कष्टों के अंत के लिए वो आश्वासन और वायदा करता है, और राज्य सत्ता और सैनिक सत्ता उस नेता को जनता प्रदान कर देती है। तो नोट करेंगे, राज्य सत्ता और सैनिक सत्ता प्रदान कर देती है जनता। मतलब एक नेता जो उठ खड़ा होता है, जब लोकतंत्र के अंतर्गत अनुशासन आज्ञा पालन नहीं होता है तो एक नेता उठ खड़ा होता है, एक नेता जनता के सामने आता है और जनता का आश्वासन देता है कि मैं आपके दुखों को आपके कष्टों को अंत करूँगा, आपके दुखों को आपके कष्टों का अंत करूंगा। और जैसे ही नेता जनता से वायदा करता है, आश्वासन देता है, तो जनता बदले में क्या कर देती है, जनता बदले में राज्य सत्ता और सैनिक सत्ता उस नेता को सौंप देती है, राज्य सत्ता और सैनिक सत्ता प्रदान कर देती है जनता, और आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो एक नेता जिसको कि जनता ने राज्य सत्ता और सैनिक सत्ता प्रदान किए, लेकिन वो जनता से जो आश्वासन किए हैं, जो वायदा किया है, उन पर खरा नहीं उतरता है, जनता से जो वायदे किए उन वायदों को पूरा नहीं करता है, जनता से जो आश्वासन दिए उन आश्वासनों को पूरा नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे कि वह नेता आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता है, खरा नहीं उतरता है, उल्टा वह जनता का दमन करता है और अन्य राज्यों से युद्ध करता है, जनता का दमन करता है, अत्याचार करता है और अन्य राज्यों से युद्ध करता है। मतलब वह दमन और युद्ध करता है, दमन और युद्ध की नीति को, ये एक नेता दमन और युद्ध की नीति को अपनाता है। जब ये एक नेता जो कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को आश्वासन दे रहा है कि मैं आपके दुखों को कष्टों को अंत करूंगा, और जनता उसको बदले में सैनिक सत्ता और राज्य सत्ता सौंप देती है, लेकिन बदले में वह जनता का दमन करता है, अत्याचार करता है, युद्ध करता है, और जब ऐसा करता है तो जनता त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारती है, और यही निरंकुश तंत्र कहलाता है। क्या, यही निरंकुश तंत्र कहलाता है। अब इस निरंकुश तंत्र का जो प्रधान तत्व होगा काम होगा। क्या होगा, काम, जिसको क्षुधा तृष्णा भूख भी कहते हैं। काम तत्व का पार्श्विक रूप इसी में देखने को मिलता है। मतलब जैसे विवेक, साहस और तृष्णा है, तृष्णा जिसको क्षुधा भूख काम भी कहते हैं, तो काम तत्व का जो पार्श्विक रूप, काम तत्व का जो जंगली रूप, काम तत्व का जो पशुता का रूप है, वो वास्तविक रूप में निरंकुश तंत्र में देखने को मिलता है। तो आप नोट करेंगे, काम तत्व का पार्श्विक रूप इसी में मतलब निरंकुश तंत्र में देखने को मिलता है, और यह सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली है। इन सब शासन प्रणाली में सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया, सबसे गिरी हुई यदि कोई शासन प्रणाली है, सबसे पतित शासन प्रणाली यदि कोई है, सबसे ज़्यादा किसी प्रणाली का पतन हुआ है, तो वह प्रणाली है निरंकुश तंत्र। इसलिए आप अंत में लिखेंगे निरंकुश तंत्र सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली है। तो ये जो है प्लेटो ने आदर्श राज्य के पतन और शासन प्रणालियों की वर्गीकरण की चर्चा की है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्रम से राजतंत्र, राजतंत्र से कीर्तितंत्र, कीर्तितंत्र से अल्पतंत्र, अल्पतंत्र से लोकतंत्र, लोकतंत्र से निरंकुश तंत्र, इस क्रम से जो है आदर्श राज्य का पतन
होता है। और इसके बाद में फिर जो है निरंकुश तंत्र जब आता है तो इसमें पूर्ण रूप में जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है। फिर जो है यहाँ पर वही कल्पना की जाएगी कि भाई कैसे भी हो आदर्श राज्य की स्थापना हो, यही राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, जिसमें दार्शनिक राजा का शासन है वही शासन श्रेष्ठ है। तो ये जो क्रम है वो क्रम चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें ये समझना है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के पतन की जो चर्चा की है वो इस आधार पर की है कि प्रधान तत्व कौन सा है। प्रधान तत्व का जैसे पतन होता है तो उस शासन प्रणाली का पतन होता है। जैसे राजतंत्र में प्रधान तत्व विवेक है, इसके बाद में धीरे धीरे विवेक का पतन हो जाता है। और कीर्ति तंत्र इसलिए आता है क्योंकि इसमें विवेक के स्थान पर उत्साह प्रधान तत्व हो जाता है। इसमें प्रधान तत्व काम आ जाता है, क्षुधा, भूख, तृष्णा। इसमें जो प्रधान तत्व है वह वास्तविक रूप में जो है तृष्णा ही रहती है। इसके बाद में निरंकुश तंत्र में प्रधान तत्व क्या आ जाता है, काम आ जाता है। और ये जो काम है ये पाश्विक रूप में है। इसमें निरंकुश तंत्र में जो प्रधान तत्व वो काम है, क्षुधा है, तृष्णा है, भूख है, लेकिन ये पाश्विक रूप में। इसलिए बेटा कह रहा हूँ कि प्लेटो की किसी बात को समझना है तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। मानवीय आत्मा के तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। और विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर ही समाज में तीन वर्ग बनते हैं। विवेक मतलब समाज में जितने भी विवेकवान बुद्धिमान लोग हैं उनसे दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। साहस, समाज में जितने भी साहसी लोग हैं, उत्साह वाले लोग हैं, उनसे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसको सैनिक वर्ग कहते हैं। तो तीसरा मानवीय आत्मा का तत्व है तृष्णा। तृष्णा जिसे क्षुधा, भूख, काम भी कहते हैं। समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा, भूख, काम से संबंधित लोग हैं उनसे मिलकर के उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो इन शासन प्रणालियों का जो पतन हो रहा है वो पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधान तत्व का पतन होता जाता है। किसी शासन प्रणाली में विवेक प्रधान तत्व होता है, किसी शासन प्रणाली में साहस या उत्साह प्रधान तत्व होता है, किसी शासन प्रणाली में तृष्णा या काम या क्षुधा या भूख प्रधान तत्व होता है। तो प्रधान तत्व क्या है, उस प्रधान तत्व का जैसे पतन होता है उस शासन प्रणाली का भी पतन सुनिश्चित है। ये हो गया प्लेटो के आदर्श राज्य का पतन और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। मुझे विश्वास है आप प्लेटो के आदर्श राज्य के पतन को और शासन प्रणाली के वर्गीकरण को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि शासन प्रणालियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है वह सबसे पहले राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अरस्तु से भी पहले प्लेटो ने भी शासन प्रणालियों की चर्चा कर दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लेटो ने ये जो चर्चा की है अपने रचना रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में की है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। मुझे विश्वास है आज की सभी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।